हैं आप सभी लोग। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हिस्ट्री क्या है या हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ही क्या है या हिस्ट्री को हम किन किन कालखंडों में बांटते हैं, तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पाषाण काल की। क्या पढ़ने वाले हैं? पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। ओके, तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि जो पाषाण काल है इसे हम तीन कालखंडों में, जिसमें पहला कालखंड होता है पूरा पाषाण काल। ओके गाइस, दूसरा कालखंड होता है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा कालखंड था हमारा नव पाषाण काल। ओके, ठीक है। तो जो ये पूरा पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 10,000 बीसी। ये प्रारंभ से मान सकते हैं हम, बट हम यहाँ पे लेते हैं 5 लाख टू 10,000 बीसी। ओके, और जो ये मध्य पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। ओके गाइस, और जो ये नव पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड था 6,000 बीसी से और उसके बाद का समय, यानी कि 6,000 बीसी के पश्चात का जो समय है उसे नव पाषाण काल में हम ओके। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल, सॉरी गाइस एक मिनट रुकिए, मेरा कुछ डिस्टर्ब नहीं मिल रहा है। जिस तक मैं कुछ यूज कर लेता हूँ तब तक मेरे साथी जो है वो मेरा डिस्टर्ब का प्लान जो प्रोग्राम है सेट। ठीक है, तो मैं पहला देखूंगा पूरा पाषाण काल। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम पूरा पाषाण काल को भी तीन कालखंडों में बांटते हैं। तो जो एक इतिहासकार हुए या पुरातत्ववेत्ता हुए जिनका नाम है एडवर्ड लरेस्टेड, इन्होंने इस पूरा पाषाण काल को तीन कालखंडों में जो विभाजित किया है उसका आधार बताया है जलवायु परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन या जीवको प्रजनन में परिवर्तन। ठीक है, तो पहले इसको हम तीन कालखंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला कालखंड था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। ओके, और जो हमारा दूसरा कालखंड था उसका नाम था मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है गाइस, और तीसरा जो कालखंड था उसका नाम दिया इतिहासकार एडवर्ड लरेस्टेड ने उच्च पूरा पाषाण काल। जिसमें से इन्होंने जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड बताया 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी। जो ये पूरा पाषाण काल है इसमें जो सबसे लंबा पीरियड है उसको इन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत लिया, जो है 5 लाख बीसी टू 50,000 बीसी। ओके, और जो दूसरा कालखंड है जिसका नाम दिया उन्होंने मध्य पूरा पाषाण काल, उसका टाइम पीरियड बताया 50,000 बीसी टू 30,000 बीसी। ठीक है गाइस, और जो तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड बताया 30,000 बीसी से टू 10,000 बीसी। ओके,
तो टोटल जो टाइम पीरियड हुआ है वो 5 लाख BC से 10,000 BC हुआ है। और एक इतिहासकार और हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, इन्हें 1863 में जो पूरा पाषाण काल के जो औजारे हैं उन्हें खोजने में सफलता हासिल हुई। ठीक है गाइस, तो हाँ, तो जैसा कि इतिहासकार ये पुरातत्ववेत्ता हुए हैं एडवर्ड लरेस्टेड, इन्होंने पूरा पाषाण काल को जो 3 कालखंडों में बांटा है उसका आधार जो बताया तकनीकी परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन या जीविकोपार्जन या सामाजिक संगठन, तो उसे हम एक खाका के द्वारा समझने का प्रयास जिसमें से पहला लेंगे हम कि जो पूरा पाषाण काल है उसकी जलवायु कैसी थी। जलवायु, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो पूरा पाषाण काल है इसमें से जो इसमें का जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जब हम निम्न पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल की ओर जाएंगे तो जो जलवायु है वो शुष्क होती जाएगी। अर्थात जो जब हम निम्न पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो जलवायु अधिक ठंडी होगी। ठीक है, बट जब हम निम्न पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल की ओर जाएंगे तो जलवायु थोड़ी सी गर्म होती जाएगी। अर्थात हम जो पूरा पाषाण काल का जो काल है या युग है उसे जानते हैं प्लेस्टोसीन नामक प्लेस्टोसीन युग। इसका नाम देते हैं हम प्लेस्टोसीन युग। ठीक है, हाँ, इसको मैं ब्लैक कलर से पेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनकी जो तकनीकी में क्या क्या परिवर्तन आया जिस कारण से इसे हम लोगों ने 3 कालों में तो देखेंगे। तकनीकी को भी हम 3 कालखंडों में विभाजित करके देखेंगे, इसमें से निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें से देखेंगे हम शॉर्ट लिखता हूँ, निम्न मध्य उच्च, समझ जाइएगा। ठीक है, निम्न मध्य और उच्च। ओके, हाँ, तब जब हम पूरा पाषाण काल में जो पूरा पाषाण के अंतर्गत जो निम्न पूरा पाषाण काल आता है तो देखेंगे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजारें हैं वो क्रोड पत्थर से बनी हुई थी, जिसमें से इनकी मुख्य औजारें हैं जिनका नाम है, साइड में लिखता हूँ। ठीक है, जिनमें से इनका मुख्य औजार है उनका नाम था हैंडेक्स, चापर और क्लीवर। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, लिख देता हूँ क्रोड। समझ जाइएगा कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो क्रोड से बनी हुई थी। बट जब हम निम्न पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल की ओर जाएंगे तो पाएंगे कि क्रोड से जो बनी हुई औजार हैं उनका तो प्रचलन स्थिर ही रहा, बट इन लोगों ने सल्क का भी प्रयोग करना सीख लिया। सल्क, दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सल्क है, क्रूड, और जो ये अंतः काल है ये सल्क है। ठीक है, जो सल्क है ये जो क्रोड है इसी से बनी हुई थी, यानी कि जो सल्क है जो क्रोड है इसकी परत या इसकी जो लेयर को उतारकर हम सल्क का निर्माण करते थे। बट जब हम मध्य पूरा पाषाण काल से उच्च पूरा पाषाण काल की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि ये सल्क की जगह पर फलक से धातु बनाने लगे थे, औजार बनाने लगे थे। फलक, तो ये फलक है ये बेसिकली सल्क की ही तरह होता था, बट इसकी जो खासियत है वो ये होती थी, जो फलक है इसकी खासियत ये होती थी कि इनकी जो लंबाई है ना इनकी चौड़ाई से दुगना हुआ करती थी। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखेंगे कि इनमें जो जीवकोपार्जन था वो कैसा था। ठीक है, इसको मिटा दिया हूँ, लिख लिए थे ना आप लोग। हाँ, यहाँ लिखा छोटा सा जीवकोपार्जन। तो हम पाएंगे कि जो ये पूरा पाषाण काल है
इनके जो आदिमानव हैं वो बेसिकली शिकारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शिकारी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक किसी प्रकार का इन लोगों ने पशुपालन करना नहीं सीख पाया था, न किसी प्रकार के इन लोगों में कृषि करना नहीं सीख पाए थे, इसलिए ये लोग शिकारी ही थे। बट हमें परवर्ती शास्त्रों से पता चलता है कि ये शिकारी के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी थे। क्या थे? खाद्य संग्राहक। ओके। बट इसका एक दूसरा पक्ष है जो जो कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, ये जो खाद्य संग्राहक वाली स्थिति है वो पूरा पाषाण काल में नहीं आई, मध्य पाषाण काल में आई। ठीक है, हाँ। और तीसरा देखेंगे कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, कि पूरा पाषाण काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति तो पाएंगे, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इनकी तकनीकी में वैसा विस्तार नहीं हो पाया था कि ये लोग खाद्य की सॉरी कि हमने जैसा देखा कि इनकी जो तकनीकी है उसमें ऐसा परिवर्तन नहीं हो पाया था कि जिस कारण से इनकी खाद्य में जो खाद्य पदार्थ है उसमें अधिशेष हो। तो जैसा कि अगर जब तक किसी खाद्य पदार्थ में खाद्य उत्पादकता में अधिशेष नहीं होगा तो किसी प्रकार का मुख्य तंत्र का उद्भव नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब खाद्य उत्पादकता बढ़ेगी तो मुख्य तंत्र आएगा, और जब अधिक खाद्य उपलब्धता बढ़ेगी तो जिन्हें दबाते हुए हम लोग साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो जैसा कि लोग बेसिकली शिकारी हुआ करते थे, तो इनकी जो समाज था वो एक ब्रांड सोसाइटी था। क्या था? ब्रांड सोसाइटी। ठीक है, हाँ। तो ये जो ब्रांड सोसाइटी होता है इसका मतलब होता है कि जो पूरा पाषाण काल के आदिमानव हैं वो 50 से 70 के समूह में अपने शिकार किया करते थे, और इसमें किसी प्रकार का मुख्य तंत्र का उद्भव नहीं हुआ था। तो जो अनुभवी हुआ करते थे वो उस कार्य के समय नेता बनकर उभरते थे, बट जैसे कार्य समाप्त होता था उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाया करता था। और ये शिकारी थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, जिस कारण से इनमें न किसी प्रकार का परिवार की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर आई, न किसी प्रकार की सामुदायिकता की भावना सामुदायिकता की भावना उभर कर आई। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखेंगे कि हम इनकी और हाँ, तो कुछ समाज में ही तो कुछ जो इतिहासकार हैं या मानव शास्त्री हैं उनका मानना है कि जो पूरा पाषाण काल है इसकी जो महिलाएं थी उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर थी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो खाद्य संग्रह किया करती थी, और जो पुरुष हैं वो शिकार किया करते थे। ठीक है, तो सोचिए कि महिलाओं की स्थिति क्यों बेहतर थी। एक बार आप सोच सकते हैं ना कि महिलाओं की स्थिति क्यों बेहतर थी। तो जैसा कि हम देखेंगे जो शिकार है उससे जो मांस एकत्रित करते थे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता था, तो उन्हें एक दिन बाद शिकार पे अपने कार्य पर जाना ही पड़ता था। बट जो महिलाएं ही थी वो खाद्य संग्रह किया करती थी, जिस कारण से उनका जो जंगली किस्म का जो खाद्य था वो एक लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता था, जिस कारण से महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनकी संस्कृति क्या थी। तो देखेंगे जब ये प्रकृति के साथ इनका जो जुड़ाव था, जिस कारण से ये लोग धर्म और कला का विकास हो गया था। ठीक है, पूर्व काल में धर्म और कला का विकास हो गया था। तो जिसके साथ समय मिलते हैं, मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान, आरजी के बागौर। आरजी लिखो समझिएगा, राजस्थान है, आरजी के बागौर से, या बेरन घाटी के लोहंदा नाला। ऊपर लिखता हूँ, सही रहेगा ना? ओके, मैं ऊपर लिखता हूँ। एक मिनट,
इस सामाजिक स्थिति से नीचे नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर ब्रांड सोसाइटी, इसका देखेंगे हम 10 मिक्स आंसर करती है। ठीक है, तो पाएंगे कि जो राजस्थान का बागौर है, आरजी बागौर, और बेलन घाटी, बेलन घाटी का लोहंगा नाला। ओके, हाँ, यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिससे इतिहासकारों का मानना है जो स्त्री की मूर्ति वो एक देवी की मूर्ति है। तो जिससे वो पता लग, उनका मानना है कि ये लोग, इन लोगों में कला और धर्म का विकास हो गया था। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश की जो भीम बेटका गुफा है, उसमें जो गुफा चित्र है, उसमें जो गुफा चित्र है, तो कुछ इतिहासकारों को मानना है कि जो गुफा चित्र हैं वो पूर्व पाषाण काल से संबंध रखते हैं। बट इसका एक दूसरा पक्ष है जिनमें कुछ इतिहासकार मानते हैं नहीं, वो पूरा पाषाण काल से संबंध नहीं रखते हैं, हालांकि वो मध्य पाषाण काल का गुफा चित्र है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के बाद समझने के बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो कि पूर्व पाषाण काल में इनकी जलवायु कैसी थी, इनमें तकनीकी परिवर्तन कैसा था, इनका जीविकोपार्जन कैसा था, और जब हम मध्य पाषाण काल में जाएंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो देखने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाण काल, तो देखेंगे पहला कि इनकी जो जलवायु थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इतिहास में जो परिवर्तन हुआ है एक क्रमिक परिवर्तन है। तो जो जलवायु है, जैसा कि हमने बताया, पूर्व पाषाण काल में जब हम निम्न पूर्व पाषाण काल से उच्च पूर्व पाषाण काल जाते हैं तो जो जलवायु है वो शुष्क होती जाती है। बट जब हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करेंगे तो उस टाइम हमारा प्लेस्टोसीन युग समाप्त हो जाएगा और एक युग स्टार्ट होगा जिसका नाम दिया होलोसीन युग। क्या नाम दिया? होलोसीन। यानी कि जो ये मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो मध्य पाषाण काल है इसका जो युग है उसे हम होलोसीन युग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनकी तकनीकी में क्या परिवर्तन आया। तकनीकी, ओके, हाँ। तो जैसा कि हम देखेंगे कि जो पूर्व पाषाण काल है उसकी जो औजारें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी या विशाल औजारें हुआ करती थी। बट जब हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करेंगे तो इनकी जो औजारें हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मैंने पिछले पूर्व पाषाण काल में बात किया कि जब हम निम्न पूर्व पाषाण काल से उच्च पूर्व पाषाण काल की ओर जाते हैं तो पहले जो औजार है वो क्रोट से बनी होती है, फिर सल्क से, फिर फलक से। तो जिससे जैसे कई परिवर्तन हो रहा था। बट जब हम मध्य पाषाण काल में जाएंगे तो इनकी जो औजारें हैं वो छोटी होती जाएंगे। तो जो इनकी औजार हैं उनको नाम दिया हम लोगों ने माइक्रोलिथ। जो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की हुआ करती थी, और साथ में इन लोगों ने तीर कमान का भी आविष्कार कर लिया। तीर कमान, तो देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि इनकी जो तकनीकी में परिवर्तन आया उसके कारण इनके जीविकोपार्जन में कैसा परिवर्तन आएगा। ठीक है, और जीविकोपार्जन का जो जीविकोपार्जन में परिवर्तन हुआ उससे हमारे समाज पे क्या परिवर्तन आएगा। जीविकोपार्जन, ओके। तो बेसिकली जो मध्य पाषाण काल के आदिमानव वो शिकारी तो हुआ ही करते थे, साथ साथ में खाद्य संग्राहक के हुआ करते थे। जैसा कि पूर्व पाषाण काल में देखा है कि शिकारी भी थे, खाद्य संग्राहक
भी थे, बट कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो पूरा पाषाण काल के आदि मानव वो खाद्य संग्रह नहीं हुआ करते थे। तो जिसका स्पष्ट जो साक्ष्य है वो हमें मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जो मध्य पाषाण काल के हैं उसके आदि मानव खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक। और हाँ, साथ में इन लोगों ने पशुपालन करना भी सीख लिया था। पशुपालन तो आप पूछेंगे कि जो जब पशुपालन करना सीखे तो इन लोगों ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। तो जो इनका पहला पालतू पशु था उसका नाम है कुत्ता, या कुत्ता था, ठीक है। और हाँ, पशुपालन के जो आरंभिक साक्ष्य हैं, क्योंकि पशुपालन में भी इतिहासकारों में मतभेद है कि जो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई, ठीक है, जिसमें से इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड, जिनका मानना है कि जो पशुपालन की शुरुआत है वो नवपाषाण काल से हुई है, ठीक है। बट हमें इसके जो आरंभिक साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं कहाँ से, लिखता हूँ मैं, इधर लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, राजस्थान लिखता हूँ, ठीक, बागौर से, और MP यानी कि मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, ठीक है, ठीक। और हमें मध्य पाषाण काल से सिलबट्टा भी मिला है, ठीक है। मध्य पाषाण काल से हमें चक्की और सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि मध्य पाषाण काल में हम अनाजों का प्रयोग करना सीख गए हैं। ओके। और हाँ, साथ में जो प्रतापगढ़ है, वहाँ पे जो सराय नहर राय है, लिख के बताता हूँ, सराय नहर राय, यहाँ से हमें गर्द चूल्हे के अवशेष मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जो मध्य पाषाण काल के जो आदिमानव हैं वो जो भोजन है उसे पकाकर खाने लगे थे, ठीक है। हाँ, ये मिटा देता हूँ मैं। और हाँ, अब देखेंगे कि जो इनका जीवकोपार्जन के परिवर्तन के कारण सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि इतिहास में जो परिवर्तन हुए हैं एक कर्मिक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, सामाजिक स्थिति, इसलिए इनके लिखता हूँ। तो अभी हमको संस्कृति में भी बात करना होगा तो जगह नहीं बचेगी। तो देखेंगे कि ये जो मध्य पाषाण काल है, इसमें हमें परिवार की अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ उभर कर आएगी, क्योंकि इनकी तकनीकी में जो परिवर्तन हुआ, ये लोग बड़े बड़े औजारों से छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगे, जिस कारण से मानव की गतिशीलता बढ़ी। और साथ में जो ये तीर कमान का आविष्कार किए थे, तकनीकी में जो इनका परिवर्तन आया और तीर कमान का आविष्कार कर लिए, उसके कारण ये बड़े बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे छोटे पशुओं और पक्षियों का शिकार भी करने लगे, जिस कारण से जैसा कि अर्थशास्त्र में नेल्सन मॉडल है, अर्थशास्त्री नेल्सन ने एक मॉडल दिया अपना लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, जिसमें उन्होंने माना कि जब हमारी खाद्य उपलब्धता बढ़ती है या आय बढ़ती है तो हमारी जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। तो ऐसा ही मध्य पाषाण काल में हुआ, जब हम लोगों ने तीर कमान के आविष्कार से बड़े बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे छोटे पशुओं और पक्षियों का शिकार करने लगे, तो हमारी खाद्य उपलब्धता बढ़ी, और जिस कारण से हम लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे परिवार की अवधारणा। ओके, और परिवार की अवधारणा, और दूसरा देखेंगे कि हाँ, जो परिवार का उदाहरण स्पष्ट रूप से उभर कर आई, जिस कारण से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें घर पर छोड़ा जाने, बच्चों की देखरेख करने के लिए घर पर छोड़ा जाने लगा, जिस कारण से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी गतिशीलता बढ़ी, ठीक है। और जब
जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जब घर पर रहने लगे, जिस कारण से हमारी जो सामुदायिकता की भावना है वो उभर कर स्पष्ट रूप से सामने आई। ठीक है। हाँ, साथ में परिवार की धारणा अर्थात परिवार की अवधारणा के साथ इसमें सामुदायिकता की भावना उभर कर आई। ठीक है। हाँ, और हाँ, जो बेलन घाटी है उसमें जो चौपनी मांडा है वहाँ से हमें मृतभांड मिले हैं। तो बट इसमें भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मृतभांडों का साक्ष्य है वो हमें स्पष्ट रूप से नवपाषाण काल से मिलना ही स्टार्ट होते हैं, बट इसके जो आरंभिक साक्ष्य है वो हमें बेलन घाटी की चौपनी मांडा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आप देखेंगे संस्कृति तो, और हाँ, ये तो समाज है, ये भी ब्रांड एक बैंड सोसाइटी ही था। अभी तक किसी प्रकार के मुख्य तंत्र का उद्भव नहीं हुआ था। ठीक है। देखें संस्कृति, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया था ना कि जब जो मुख्य तंत्र या समाज साम्राज्य का उद्भव जो होगा, जब उत्पादन में अशेष होगा, उसी कारण से जो जैसे ना पहले बताया कि जब जो मुख्य तंत्र है उसका उद्भव तभी हो सकता है जब हमारे उत्पादन में अधिशेष हो। तो अभी किसी प्रकार का हमारे उत्पादन में अधिशेष नहीं हो रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत उत्पादन अधिशेष हो रहा है जिस कारण से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। बट उस चरम सीमा तक उत्पादन अधिशेष नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग मुख्य तंत्र का उद्भव हो सके। ठीक है। तो संस्कृति में सोचेंगे सावधान क्यों लिख दिया यहाँ पर? आप पूछेंगे सावधान क्यों लिख दिया? जैसा कि हमने तो देखा सामाजिक स्थिति कि जिसमें परिवार की अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ के उभर कर आई और सामुदायिकता की भावना उभर कर आई। तो जिस कारण से इनकी जो मध्य प्रसारण काल के जो आदि मानव हैं तो वो अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव भी उभर कर आएगा, क्योंकि परिवार होता है तो परिवार के साथ एक अजब सा लगाव होता है। ठीक है। जिस कारण से इन लोगों में सावधान पद्धति शुरू होगी। ओके। तो ये सावधान पद्धति में ये अपने जो पूर्वज हैं उनके सुख सुविधा के लिए ये आवश्यक सामग्रियों को उनके साथ दफनाने लगेंगे। ठीक है। हाँ, जिससे देखेंगे कि जो ये अब देखेंगे कि नवपाषाण काल ठीक है। नवपाषाण इसका टाइम पीरियड था 6000 BC के पश्चात का समय। ठीक है। हाँ, तो देखेंगे कि पहले देखेंगे कि ये एक इतिहासकार हुए हैं या पुरातत्ववेत्ता हुए हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड, जिन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दिया है। क्या दिया है? नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि नवपाषाण क्रांति की संज्ञा क्यों दिया है? क्रांति का तो अर्थ होता है कि किसी चीज में तरंग से परिवर्तन होना। तो इसमें भी तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके पक्ष पर कि गार्डन चाइल्ड जो है किस आधार पर इसे नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दिया। ठीक है। पहले हम बात करेंगे पक्ष पर कि गार्डन चाइल्ड, तो गार्डन चाइल्ड का मानना है कि जो ये नवपाषाण काल है, ठीक है, जो नवपाषाण काल है इसमें जो पहले जो आदिमानव हुआ करते थे वो शिकारी थे। उसके बाद खाद्य संग्राहक बने, खाद्य संग्राहक हुए, और बट नवपाषाण काल के आते आते ये खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गए। उनका मानना है जो 5 लाख BC से 6000 BC तक जो परिवर्तन नहीं हो पाया वो अचानक से 6000 BC में आकर उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला कि वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गए, जिसके आधार पर उन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दिया। ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो माना है, उनका मानना है कि जो ये नवपाषाण काल है
जो ये नवपाषाण काल है, इसमें जो आदिमानव हैं, तो पहले जो आदिमानव हैं उसमें जो पशु हैं उनमें सिर्फ शिकारी और शिकार का संबंध था। बट नवपाषाण जब जब हम नवपाषाण काल में प्रवेश करेंगे तो आदिमानव मतलब मानव पशु और कृषि के संबंध में परिवर्तन आएगा। ठीक है, लिखते हैं मानव इसमें से जो मानव है अब पशुओं को पालतू बनाने लगेगा। जो कृषि का उपयोग है वो कृषि करने के लिए उपयोग करने लगेगा, जिस कारण से इन्होंने नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दिया। ठीक है, और उनका तीसरा जो उनका मानना है कि जो नवपाषाण काल के आदिमानव है वो जंगली किस्म को अपने अनुकूलतम वातावरण में उगाने लगे। ठीक है, और जो ये मानते हैं कि जो ये नवपाषाण काल है, इसी नवपाषाण काल में जो तकनीकी परिवर्तन हुआ या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, जिस कारण से हम एक सभ्यता की दहलीज पर कदम रख पाए हैं, जिस कारण से ये नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा देते हैं। बट जो इसका दूसरा पक्ष है, उसमें इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, हम नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा नहीं दे सकते, जिसमें वो मानते हैं कि विपक्ष लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विपक्ष। ठीक है, उनका मानना है कि नहीं, कि इतिहास में जो नवपाषाण काल में एकदम आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये एक लंबा परिवर्तन है। जैसा कि हमें पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मध्यपाषाण काल से मिलने लगते हैं, उसके आरंभिक साक्ष्य। कृषि के भी हमें जो साक्ष्य वो जो कृषि के आरंभिक साक्ष्य हैं वो हमें मध्यपाषाण काल से मिलने लगते हैं, और जो मृत भांडों का प्रयोग है वो हमें मध्यपाषाण काल से मिलने लगता है। तो हम इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज में अचानक परिवर्तन, जिसमें से हम मान सकते हैं, एक उदाहरण समझते हैं कि तो 1668 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिस कारण से वहां में राजतंत्र का पतन होकर लोकतंत्र का उद्भव हुआ। तो उसमें एक आकस्मिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसलिए क्रांति की संज्ञा हम नवपाषाण काल को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि ये एक क्रमिक परिवर्तन था जो एक लंबे समय से चला रहा था। ठीक है, तो और अब हम देखेंगे कि जैसा कि पहले पिछले मध्यपाषाण काल को पढ़ा और पूर्वपाषाण काल को पढ़ा, वैसे ही हम नवपाषाण काल को भी पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल की जलवायु क्या थी। तो पाएंगे कि जो नवपाषाण काल है उसकी जो जलवायु है वो प्लेस्टोसीन युग से होलोसीन युग थी। जैसे कि मध्यपाषाण काल की जो जलवायु थी वो होलोसीन युग थी, तो नवपाषाण काल की भी जलवायु होलोसीन युग थी। ठीक है, हाँ, जल्दी से मैं इसको खींचता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए देखता हूँ कि तकनीकी परिवर्तन क्या थे। तकनीकी परिवर्तन तो पाएंगे कि जो पूर्वपाषाण काल और मध्यपाषाण काल में है, तो उस टाइम हम जो पत्थर के जो औजार हैं उन्हें एक पत्थर दूसरे पत्थर को भिड़ाकर औजारों का निर्माण करते थे। बट जो ये नवपाषाण काल है, इसमें पत्थरों से टकरा कर नहीं बल्कि घिस कर हम औजारों का निर्माण करते थे। ठीक है, और तीसरा जो इसके औजार हैं वो जैसा कि हमने देखा पूर्वपाषाण काल में औजारों को जब औजारों से टकरा कर अगर हम कुछ बनाएंगे तो एक अज्यामिति प्रकार का होगा, किसी भी आकार में बन सकता है। बट जब हम औजारों को किसी पत्थर से घिसेंगे तो हम उसे एक ज्यामिति प्रकार की आकृति देंगे। ठीक है, तो एक निश्चित आकृति देंगे। तो मानते हैं कि जो नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो ज्यामिति प्रकार के बनने लगे थे। ठीक है, एकदम नपे तुले। ठीक है, और हाँ, जीव को पहले देखेंगे तो जैसा कि देखेंगे कि जब हम प्लेस्टोसीन युग समाप्त होता है और हेलोसीन युग स्टार्ट होता है, जिस कारण से जलवायु हल्का सा गर्म और शुष्क होने लगती है, जिस कारण से वो कृषि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदर्शित करती है। तो ये लोग कृषि करना सीख गए थे, साथ में पशुपालन स्टार्ट हो गया था। और हाँ, दूसरा देखेंगे उनकी सामाजिक स्थिति। जैसा कि हमने मध्यपाषाण काल में देखा कि परिवार की उदाहरण स्पष्ट रूप समझ उभर कर आई और सामुदायिकता की भावना उभर कर आई, तो इनमें भी वही परिवर्तन हुआ। परिवार के उदाहरण के लिए इनके जो परिवार का उदाहरण
जो परिवार की अवधारणा है वो जो उभर कर आई, तो जो सामुदायिकता की भावना है वो स्पष्ट रूप से हमें नवपाषाण काल से ही दिखती है, जिसमें हम उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भोज हुआ था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें सामुदायिकता की ओर इशारा करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8696984900। और अगर इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है सर्वदा की पेशेंस, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सर्वदा की पेशेंस। लास्ट में सिर्फ आपको 86 लगाना है। तो जाइए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका।